जय हिंद बच्चों। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 8 की हिंदी पाठ 7 पिता की सहायता। ये एक प्रेरक कहानी है। इसके रचनाकार हैं R.K. नारायण जी। चलिए इनका जीवन परिचय पढ़ते हैं। R.K. नारायण का जन्म 10 अगस्त 1906 को मद्रास यानी चेन्नई तमिलनाडु में हुआ था। इन्होंने लेखन कार्य को भी अपना पेशा माना था। इन्होंने अनेक प्रकार की विधाओं में कार्य किया। इन्होंने कई धार्मिक उपन्यास तथा कहानियाँ भी लिखी जो काफ़ी प्रसिद्ध हैं। इन्होंने सबसे पहले जो पुस्तक लिखी थी उसका नाम है स्वामी और मित्र। ठीक है। और कहानियों में मालगुड़ी की कहानियाँ विश्व प्रसिद्ध हैं। इनकी कहानियों में हास्य मिलता है और शिक्षाप्रद भी होती है। तो R.K. नारायण को पद्म विभूषण, साहित्य अकादमी, AC पेंशन मेडल और तथा भारत का दूसरा सिविल अवार्ड भी मिला है। इनका निधन 13 मई 2001 को हुआ था। तो इनकी जो रचनाएं हैं इसको बहुत अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। शब्दार्थ भी दिया गया है, आप शब्दार्थ को कॉपी में भी लिखेंगे। ठीक है। तो चलिए पढ़ते हैं। पाठ क्या है? पिता की सहायता। ठीक है। कई बार हम कि एक झूठ को छिपाने के लिए अनेक झूठ बोलते हैं। ठीक है। हमारे ज़िंदगी में ऐसे भी ऐसा भी समय आता है जब हमें झूठ बोलना पड़ता है। तो एक झूठ को छिपाने के लिए यानी कि अनेक प्रकार के झूठ बोलने पड़ते हैं। और हम दूसरों से तो झूठ बोल सकते हैं लेकिन अपने आप से नहीं। हमारी अंतरात्मा जो होती है हमें कभी भी गलत कार्य करने के लिए प्रेरित नहीं करती है। ठीक है। जब हम स्वयं के कि सवाल जवाब करते हैं अपने आप से अंदरूनी यानी कि अपने से बात करते हैं तो खुद अपने आप को अपराधी महसूस करते हैं। हमें पछतावा भी होता है मैंने झूठ क्यों बोला। जैसा कि पाठ में आए पात्र जो है स्वामीनाथन के साथ हुआ। ठीक है। इसका प्रमुख जो पात्र है स्वामीनाथन नाम का बालक है। तब चलिए पढ़ते हैं। तो यानी कि स्वामीनाथन यानी बिस्तर पर लेटे स्वामी को यह सोचकर डर लगा था कि आज सोमवार की सुबह है और लगता था कि अभी एक क्षण पहले ही शुक्रवार की आखिरी कक्षा शुरू हुई है। भले ही 2 दिन बीत चुके हैं, उसे आशा थी कि बीच में भूचाल आने से विद्यालय की जो इमारत धूल में मिल चुकी होगी, लेकिन ऐसी अनेक इच्छाओं के बावजूद एल्बर्ट मिशन 100 साल में से मजबूत खड़ा था। ठीक है। और 9 बजे के करीब स्वामीनाथन ने कहा कि मेरे सिर में दर्द हो रहा है, आज मैं विद्यालय नहीं जाऊंगा। वो अपने माता पिता से बोलता है कि आज वो विद्यालय नहीं जाएगा। ठीक है ना। यह सुनकर उसके जो मम्मी पापा थे माँ बोलती हैं कि तो फिर घर में रहकर आराम करो। 9:30 बजे जो पिताजी ने पूछा तो उसने कहा कि आज विद्यालय की छुट्टी है, सिर में दर्द है। तरह तरह के वो विद्यालय के जाने के नाम पर वो तरह तरह के बहाने बनाता है। और इतवार के दिन कि घूमेंगे तो सोमवार को सिर दर्द तो होगा ना, क्योंकि वो संडे कि घूम चुका था। तो स्वामी जानता था कि पिताजी कितने सख्त हैं, बहुत ही स्ट्रिक्ट हैं। हो सकता है कि इसीलिए उसने नया बहाना बनाया कि अब तो पिताजी हमें स्कूल तो जाना ही है मुझे, क्योंकि पिताजी की डांट पड़ेगी। अब इतनी देर में विद्यालय कैसे जा सकता हूँ? ठीक है, लेकिन यह तुम्हारी अपनी गलती है, इसलिए तुम्हें जाना चाहिए और छुट्टी करने से पहले तुम्हें मुझसे पूछना चाहिए था। ठीक है। तो मैं इतनी देर से पहुंचा तो मास्टर जी क्या सोचेंगे? वो अपने पापा से बात कर रहा है। तो वो बोला कि मैं अगर स्कूल जाता भी हूँ तो बहुत देर हो चुका है, मास्टर जी से क्या कहूँगा? ठीक है, कह देना कि सिर में दर्द था इसलिए देर हो गई, यही बोल देना। तो उसके बाद क्या होता है कि मैं यह कहूँगा तो वो मुझे मारेंगे। स्वामीनाथन ने कहा अच्छा क्या नाम है तुम्हारे मास्टर जी का? तो उसने बोला कि मिस्टर सैमुअल। वे लड़कों को बहुत मारते हैं। हाँ। और तब कि क्या होता है कि खासतौर से देर से आने वाले लड़कों को, जो देर में पहुंचता है ना, उसको बहुत पीटते हैं। कुछ दिन पहले एक लड़का देर से आया तो उसे पूरे पीरियड कोने में मुर्गा बना कर रखा गया था। इससे पहले कि वह बेंत मारे वह कान भी खींचे। अगर वे ऐसा नहीं वे करते तो हेडमास्टर से शिकायत क्यों नहीं करते हो? उसके पिता ने कहा। तो लोग कहते हैं कि हेडमास्टर साहब भी उनसे डरते हैं, ऐसे खतरनाक मास्टर हैं। कितना झूठ बोल रहा था वो बालक। ठीक है। फिर स्वामीनाथन ने सैमुअल मास्टर जी की सख्ती को बड़ा चटपटा विवरण पिताजी को सुनाया। वे लड़कों को
मतलब विवरण मतलब वही कहानी वगैरह उसके बारे में बताया। वे लड़कों को तब तक बेत लगाते हैं तब तक हाथों से खून न टपकने लगे, इतना मारते हैं वो। तो स्वामी ने सोचा यह कहानी सुनने के बाद पिताजी उसे विद्यालय जाने से रोक देंगे। उसको तो ऐसा लगा कि अगर ये कहानी बना के बताएंगे, झूठ बोलेंगे तो पिताजी को सही लगेगा और हमको स्कूल जाने से मना कर देंगे, पर ऐसा नहीं था। ठीक है, तो वे उत्तेजित होकर कहने लगी वे बच्चों को इस तरह कैसे मार सकते हैं, अच्छा मैं देखता हूँ। उन्होंने तय किया कि वह स्वामी ही को देर से विद्यालय भेजेंगे, उसे खत लिख कर देंगे कि उसे हेडमास्टर को दे दो। ठीक है ना, वो खत मतलब पत्र होता है। ठीक है, इसके लिए उन्होंने स्वामी को का कोई विरोध नहीं माना। जब तक स्वामी विद्यालय जाने के लिए तैयार हुआ, पिताजी ने एक लंबा सा खत लिखकर तैयार कर दिया, उस लिफाफे में रखा और बोर्ड से चिपका दिया। ठीक है, बोर्ड से चिपका दिया तो स्वामी ने डरते हुए पूछा इसमें क्या मतलब क्या लिखा है, क्या आपने सैमुअल मास्टर जी के बारे में शिकायत की। ठीक है, हाँ से निकाल दी। तो स्वामी विद्यालय जाते हुए सोचता रहा कि स्वामी जो है विद्यालय जाते हुए सोचता रहा ठीक है, तो सोचता रहा कि वो मतलब दुनिया का सबसे बड़ा झूठा है, मतलब वो मतलब झूठ तो बोल दिया। अब उसके मन में यही आ रहा था कि वो दुनिया का सबसे बड़ा झूठा है, उसकी आत्मा उसे परेशान करे, तो उसके जो अंदर की आत्मा थी उसे बहुत बार बार दिक्कत थी, वो समझ नहीं पा रहा था कि उसने इतना बड़ा झूठ कैसे बोल दिया। ठीक है, कि इसमें कितना सच है और कितना झूठ है। वह सड़क पर 1 मिनट रुक गया और सोचने लगा सैमुअल मास्टर जी इतने ज़्यादा बुरे तो नहीं हैं, दरअसल वे दूसरों से ज़्यादा ही अच्छे थे। कभी कभी वे स्वामी को किसी बात पर मजाक भी करते थे, है ना। फिर जिसे स्वामी अपनी तारीफ के रूप में लेता था और स्वामी उसके व्यवहार के बारे में कुछ निश्चित नहीं कर पा रहा था, वे अच्छे थे या बुरे। यह खत हेड मास्टर को दे भी दिया जाए तो देंगे कि नहीं, वो मन में ये सोच रहा था और महसूस कर रहा था कि सैमुअल मास्टर जी की झूठी शिकायत करवा रहा है ना। उसको मतलब ख़राब लग रहा था भाई, फिर जिससे उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो सकती है, उनकी ज़िंदगी बर्बाद हो सकती है। हो सकता है हेडमास्टर साहब उन्हें नौकरी से निकाल दें। इन सब अपमान और कष्ट के लिए कौन जिम्मेदार होगा। स्वामी यह सोचते हुए काँपने लगा। वह सैमुअल मास्टर जी के बारे में जितना सोचता उतना ही परेशान होता। तो जेब में रखे लिफाफे को महसूस करते हुए स्वामी सोचने लगा कि वही अपराधी है। उसे अब अपने पर ही गुस्सा आने लगा था। सोचने लगा था कि इस झूठ से भरे खत को नाली में फेंक देते हैं। ठीक है, तो फिर विद्यालय में घुसते ही, ठीक है, हाँ विद्यालय में घुसते हुए ही मतलब विचार आया कि इस समस्या का हल हो सकता है, या वह इस खत को मतलब हेड मास्टर जी को अभी नहीं देगा, शाम को घर लौटे में देगा, जब छुट्टी हो जाएगी तब। यदि पत्र शाम को दिया जाएगा तो हो सकता है सैमुअल मास्टर जी की बीच में कुछ ऐसा कर बैठे जिससे पत्र की शिकायत भी सही हो जाए। और स्वामी कक्षा से बाहर निकल मतलब द्वार पर खड़ा था, तो सैमुअल मास्टर जी गणित पढ़ा रहे थे, उसमें मैथ पढ़ा रहे थे। उन्होंने स्वामी पर नज़र डाली। स्वामी सोच रहा था, उसे देखते ही सैमुअल मास्टर जी कुछ ऐसा कर सकते हैं, उनको ऐसा मतलब फिर सोचा कि एक बार वो पीट दें ताकि मैं जो मतलब शिकायत करने जा रहा हूँ वो सही हो जाए, है ना। मेरी जो अंतरात्मा जो अधिकार रही है कि तुम गलत हो वो सही हो जाए। ठीक है, तो अब विद्यालय आ रहे हो, तुम आधा घंटे देरी से आए हो। स्वामी ने कहा सर में दर्द था। तो फिर आए क्यों, तब नहीं आना चाहिए था भाई, उसके टीचर ने बोला। तो उनसे इस सवाल से की उसे उम्मीद नहीं थी। सर पिताजी ने कहा था कक्षा छोड़ना ठीक नहीं है। तो जवाब में सैमुअल मास्टर जी भी प्रभावित हुए, बोले पिताजी भी सही कहते हैं, वे बहुत समझदार लगते हैं। ठीक है, अपनी जाओ सीट पर बैठ जाओ। तो स्वामी दुखी मन से सीट पर जाकर बैठ जाता है और मास्टर जी लड़कों के गृह कार्य का मुआयना भी करने लगते हैं, मतलब कि कोई बच्चा किया है कि नहीं होमवर्क वगैरह। जिसे स्वामी का विचार था कि शक्ति के सबसे ज़्यादा मौके इसी वक्त आते हैं, लेकिन सैमुअल मास्टर जी आज भी ज़्यादा नरमी और सहिष्णुता दिखा रहे थे। ठीक है, जिसका काम पूरा नहीं था, उन लड़कों को बेंच से ज़रा सा भी नहीं छुआ, किसी को एक आध मिनट में ज़्यादा बेंच पर खड़ा भी नहीं किया। अब स्वामी की बारी आई। स्वामी बड़ा खुश हुआ कि अब उसकी पिटाई होगी, परंतु ऐसा था ही नहीं। ठीक है,
तो स्वामीनाथ से पूछा कि तुम्हारा गृह कार्य कहाँ है। उसने तपाक से उत्तर दिया, मैंने कोई गृह कार्य किया ही नहीं। तो सिर में दर्द के कारण उसने पूछा, तो ठीक है बैठ जाओ। स्वामी बैठ गया और सोचने लगे आज सैमुअल मास्टर जी को हुआ क्या है। पीरियड ख़त्म हुआ तो स्वामी को बड़ी निराशा हुई, क्योंकि उनकी पीरियड ख़त्म भी हो गई और उसको मार भी नहीं पड़ी। तो आखिरी पीरियड भी सैमुअल मास्टर जी का था, उसमें उसने इतिहास पढ़ाना था। ठीक है, जो लास्ट वाली जो पीरियड थी उसमें उनको इतिहास पढ़ाना था, हिस्ट्री। ठीक है, तो सैमुअल मास्टर जी वह सबक कि पढ़ा रहे थे, ठीक सीख पढ़ा रहे थे, पाठ पढ़ा रहे थे। उसमें वास्को डी गामा के भारत आने का जिक्र था। लड़के अधसोए से सुन रहे थे, आधा सुन रहे थे, ऐसा लग रहा सो रहे हैं। तो स्वामी ने एकाध खड़े होकर सवाल किया, सर कोलंबस हिंदुस्तान क्यों नहीं आया? वह अपना रास्ता भूल गया था। तो उसने कहा कि वह अपना रास्ता भूल गया था और मैं यह नहीं मान सकता कि यह बात विश्वास के लायक नहीं है। क्यों नहीं? इतना बड़ा आदमी रास्ता कैसे भूल सकता है? चिल्ला क्यों रहे हो? मैं तुम्हारी बात सुन सकता हूँ। उसने चिल्ला कर बोला। अरे भाई उनको पीटना, वो तो सोच रहा था कि सर हमको किसी बहाने मार दें एक बार। ठीक है, मैं चिल्ला नहीं रहा हूँ सर, मेरी आवाज़ ही ऐसी है, ईश्वर ने मुझे ऐसी ही आवाज़ दी है, इससे मैं क्या कर सकता हूँ? अच्छा तो बैठ जाओ। स्वामी बैठ गया, लेकिन अब वो थोड़ा सा खुश था, क्योंकि सैमुअल मास्टर जी की परेशानी से उसे देख रहे थे, परेशान से देख रहे थे। उसका दूसरा मौका आ गया, जब पहली पंक्ति में बैठे शंकर से सवाल किया, सर वास्को डी गामा पहला आदमी था जो भारत आया था। तो सैमुअल मास्टर जी के जवाब देने से पहले स्वामी ने पिछली बेंच से भौं जोर से चिल्लाकर उत्तर दिया, लोग यही कहते हैं। सैमुअल मास्टर जी और दूसरे लड़के को घूरकर स्वामी की ओर देखता है। तो जो मास्टर जी की आवाज़ आज स्वामी के बर्ताव से ताज्जुब हो रहा था, बहुत आश्चर्य में पड़ रहे थे कि आज हुआ क्या है इसको। उन्होंने कहा, स्वामीनाथन आज तुम ज़रा ज़्यादा ही ज़ोर से चिल्ला रहे हो, क्या बात है भाई? मैं चिल्ला नहीं रहा हूँ सर, मैंने कहा ना मेरी आवाज़ ही ऐसी है। मैं ईश्वर ने मुझे ऐसे ही बनाया है। तभी विद्यालय की घंटी बजती है और कक्षा जो है पीरियड ख़त्म हो जाती है। बाकी 15 मिनट बाकी रह गए थे, कि ख़त्म होने से 15 मिनट बाकी रह गए थे। ठीक है, तो इन मिनटों में स्वामी को कुछ ज़रूर ऐसा कर डालना था कि सैमुअल जो मास्टर जी भड़क उठे, उसकी पिटाई थोड़ा सा कर दें। तो सैमुअल मास्टर जी ने उसे घूर कर देखा तो सख्ती से नहीं कि लेकिन शिकायत के लिए काफ़ी नहीं था। बस स्वामी सोच रहा था कि थोड़ा और कोशिश करने से स्वामी जी उसकी पर मुकदमा बनाया जा सकता है। तो मास्टर जी जो थे, ठीक है, तो सब विद्यार्थियों को किताबें बंद करके रख देने के लिए कहा। फिर उन्होंने दूसरी पंक्ति में बैठे एक लड़के से प्रश्न किया, वास्को डी गामा कब भारत आया था? स्वामीनाथन तुरंत खड़ा होकर चीख कर बोला कि सन 1648 में 20 दिसंबर के दिन। तुम्हें चिल्लाने की ज़रूरत नहीं है, लगता है कि सिर दर्द से तुम और अपना आपा खो बैठे हो। अपना जो तुम्हारा जो दिमाग है वो खो चुका है। ठीक है, अब मुझे सिर दर्द बिल्कुल नहीं है। स्वामी ने चिल्लाने के साथ साथ ज़ोर ज़ोर से हंसा। बेवकूफ़ लड़के, बैठ जाओ। अपने को बेवकूफ़ कह जाने तो बहुत खुश हुआ। अब बोले, मैं तुम्हें बेंत लगाऊंगा। मास्टर जी ने बात पूरी की, स्वामी बैठ गया। बेंत लगाने की बात सुनकर और भी खुश हो गया वो। तो मास्टर जी आगे कि कहने लगते हैं कि मैं मुग़ल साम्राज्य के बारे में सवाल पूछूंगा। मुग़ल बादशाहों में आप किसको सबसे महान और शक्तिशाली मानते हैं? स्वामी उठ खड़ा हुआ। उसे देखते ही मास्टर जी ने कहा, तुम बैठ जाओ। मैं नहीं बैठूंगा। अभी मैंने क्या कहा कि तुम बोले तो मैं क्या करूँगा? आपने कहा कि मुझे बेत से ही मारेंगे। ठीक है, यहाँ आओ। स्वामीनाथन सीट से कूदकर सामने आ गया और मेज़ के पास जा पहुँचा। ठीक है, क्योंकि उसको तो पिटाना था। तो मास्टर जी ने दराज से बेत निकाला और गुस्से में कहा, शैतान आगे हाथ बढ़ाओ। उन्होंने दोनों हाथों पर 3-3 बेत लगाया और वे बहुत हल्के से। तो स्वामी ने उन्हें बिना हिले सह लिया। तभी छुट्टी की घंटी बज गई और स्वामी ने किताबें उठाई और जेब से खत निकाला और हेड मास्टर जी के दफ्तर की ओर बढ़ गया। दरवाजे पर ताला लगा था। उसने चपरासी से कहा, हेड मास्टर ये छुट्टी पर है, अरे 1 हफ्ते बाद आएंगे। उनसे क्या काम है? मेरे पिताजी ने एक खत भेजा है। तुम उप हेड मास्टर सैमुअल साहब को खत में
खत दे सकते हो, वे यहाँ आते ही होंगे। यह सुनते ही स्वामी वहाँ से तेज़ी से भागा और घर पहुँचकर खत पिताजी को दे दिया और वे बोले, मैं जानता था कि तुम पत्र नहीं दोगे। ठीक है, फिर क्या था, फिर मास्टर साहब छुट्टी पर गए हैं, तुम झूठ भी बोल रहे हो अब। स्वामी ने जो खत हाथ से लेकर कहा कि जब वापस आएंगे तो ज़रूर दे दूँगा। ठीक है, पिताजी ने पत्र लेकर फाड़ डाला और कहा, अब सैमुअल मास्टर जी की शिकायत लेकर मेरे पास कभी मत आना, क्योंकि वो तो पकड़ा गया, वो झूठ बोलता रहता था। ठीक है, इस लेसन को अच्छे से रीडिंग कर लीजिएगा खुद से, और जो कठिन शब्द है उसको लिखना है कॉपी में